बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरा दिन है कि हम चैप्टर 8 कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स को भी डिस्कस करें, और इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव को भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। So, what is superposition of waves? Superposition is basically a phenomena that occur when the wave passing through the same medium overlap, right? And the resulting waves displacement at the point of intersection. At the point of intersection is equal to the vector sum of the displacement of all contributing wave at that point. यानी हमारे पास एक वेव है, दो वेव है, वो मीडियम से पास हो रहे और किसी पॉइंट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं, सुपरपोज करते हैं। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the amplitude of the resultant wave will be equal to the vector sum of all contributing waves, right? मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए ये वेव है, इस साइड से आ रहा है, यानी गोइंग टू, और दूसरा वेव है इस साइड से आ रहा है। इनका भी एम्पलीट्यूड जो है ये 1 के बराबर है, और इस वेव का एम्पलीट्यूड भी 1 के बराबर है। आप यूं समझे कि ये दो वेव जो है पानी के सरफेस के ऊपर दो ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे पानी में एक कार पड़ा हुआ है, ठीक है। सो व्हेन these two wave reaches this point O, they superpose. So as a result, the amplitude of the resultant wave become 2a, right? यानी इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होके, ये देखिए ये कार जो है जो पहले इस लेवल पे था ये मूव करता है, ये जस्ट शो करने के लिए। इसी तरह अगर ये मतलब यहाँ पे हमने पॉजिटिव वेव शो किया, एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव शो किया, या इसको आप क्रिस्प भी कहते हैं, यहाँ पे हमने ट्रफ को शो किया, ठीक है। तो ये दो वेव आ रहे हैं, ठीक है, इधर ये ओवरलैप होके इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जब ये मिलते हैं तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव बिकम इक्वल टू द सम, द वेक्टर सम ऑफ बोथ कंट्रीब्यूटिंग वेव। अब देखिए एक साइड से जो है, एक साइड से क्रेस्ट है, दूसरे साइड से ट्रफ है। जब ये मिलते हैं तो ये यानी आप यूं समझिए कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। जब ये दो वेव्स मिलते हैं सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द वेक्टर सम। सो इस प्रिंसिपल को हम मतलब, ये तो हमने सिर्फ दो वेव्स के लिए शो किया है, इसको हम मतलब यानी 3 वेव्स की इंटरसेक्शन भी हो सकती है, 4 वेव की भी हो सकती है, 10 वेव्स की भी हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द sum, the vector sum of the amplitude of all contributing waves, right? लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ग्राफिकली, मतलब अगर इसको देखें, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट, यानी हमारे पास देखें एक वेव ये है और दूसरा वेव जो है वो इस तरह है, वो भी इस तरह है, राइट? तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट वेव्स को ऐड करते हैं, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ ऐड होगा, हर पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ ऐड होगा। अब ये तो मैंने दोनों मतलब एक तरह के वेव यानी इन फेज वेव शो किए हैं। अब हो सकता है दूसरा वेव इस तरह हो, मतलब वो इस तरह हो, राइट? तो अब भी पॉइंट टू पॉइंट वेव्स ऐड होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो +1 है, दूसरे पॉइंट का एम्पलीट्यूड -1 है। तो जहां पे ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, वहां पे रिजल्टेंट वेव का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है इन दो यानी करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट से इनके सम के बराबर होगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सुपरपोजिशन इज इक्वल टू द वेक्टर सम। और हम क्या करते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक वेव्स को दूसरे वेव्स के साथ ऐड करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ वेव।
Interference is basically the phenomena that occur when waves from two coherent sources, when wave from two coherent sources, yani mean waves having the same frequency moving with the same velocity through a medium in the same direction superpose, right? So when the superposition take place at some point, at some points, waves enhance waves enhance the effect of each other, enhance each other effect, each other effect, whereas whereas at some point, at some points, they cancel each other effect. They cancel each other effects, right? मतलब जब हमारे पास दो वेव्स है, दोनों की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, मूविंग विद द से थ्रू द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब दोनों वेव जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो, तो दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी थ्रू द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, राइट? तो जब ये मिलते हैं तो क्या होता है कि एट सम पॉइंट दे इनहांस ईच अदर इफेक्ट, whereas at some point they cancel each other effect. So as a result, क्या होगा कि at some point the amplitude of the resultant wave, so as a result, at some point, at some points, the amplitude of the resultant wave, the amplitude of resultant wave will be more than each wave, will be more than each waves, right? Where at some point it will be less than each contributing wave. यानी जब दो वेव्स मिलते हैं, राइट, सुपरपोज करते हैं, so at some points the amplitude of the resultant wave will be more than each individual wave, where at some point it will be less than each individual wave. So accordingly there are two type of इंटरफेरेंस, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव interference, the amplitude of the resultant wave is more than the each individual or each contributing wave. In case of the destructive wave, the amplitude of the resultant wave is less than each contributing wave. अब हमने ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है। तो ये जरा इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। राइट, तो अब हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को डिस्कस करना है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन कि वेव्स मीट कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन वेव्स मीट कंस्ट्रक्टिवली। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? व्हेन टू वेव्स मीट इन फेज विद ईच अदर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कब अकर होती है? when waves meet in phase with each other, अब what does it mean in phase with each other? इसका मतलब है कि crest meet with crest meet with crest and trough meet with trough. So
जब ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दिस केस दे each these wave enhance each other effect। यानी ये देखिए, ये हमारे पास एक वेव है, ये दूसरा वेव है, ये सुपरपोज कर जाते हैं, ये क्रेस्ट है, राइट। इनके क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रफ ट्रफ से मिलके यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बन जाता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, राइट। सो इट इज this type of interference is called constructive interference। अब ये कब एक दूसरे के साथ इन फेज मिलेंगे, तो इनको हम दो तरह डिफाइन करते हैं। एक, इसको हम इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ पाथ डिफरेंस, यानी द डिफरेंस इन द पाथ बिटवीन द टू वेव्स। अब अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 0 के बराबर है, या 1 लेमडा के बराबर है, या 2 लेमडा के बराबर है, तो हम क्या कहते हैं कि वेव्स मीट इन फेज विद ईच अदर। इस सूरत में क्या होगा कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। तो the constructive interference occur when the path difference between the two waves is either 0 or 1 wavelength, 2 wavelength। तो इसको हम यूं लिखते हैं कि constructive interference occur when the path difference is equal to m lambda। और m किस चीज के बराबर, m हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। तो जब दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या 0 होगा, या एक वेवलेंथ के बराबर होगा, दो वेवलेंथ के बराबर होगा, तीन वेवलेंथ के बराबर होगा, तो इस केस में जब ये वेव मिलते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे, यानी क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ। मिसाल के तौर पर इधर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये देखे, ये हमारे पास एक वेव है, राइट, एक वेव है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा वेव है। अब इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। पाथ डिफरेंस क्या है, 0 के बराबर है, राइट। अब अब देखिए, जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, ये हमारे पास एक, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरा वेव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस केस में अब दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है, वो पूरा एक वेवलेंथ के बराबर है, राइट। यानी आप अगर इस वेव को देखिए, इसको मैं वेव नंबर 1 कहता हूँ, इसको वेव नंबर 2 में कहता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 1 लेमडा के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा। अब इसको मैं जीरो वेव कहता हूँ। 0 और 1 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, यानी इसमें दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो इस सूरत में भी क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा। तो इसको हम यू कहते हैं कि द वेव विल मीट कंस्ट्रक्टिवली when the path difference between them is the integral multiple of wavelength। यानी या तो ये 0 के बराबर है, या 1 लेमडा के बराबर है, राइट, या 2 लेमडा के बराबर है, या 3 लेमडा के बराबर है। इस बात को हम इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं। यानी ये तो मैंने पाथ डिफरेंस के इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस बता दिया, इसको हम इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फेज डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस इन एंगल, पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पाथ। तो इस सूरत में अगर दो वेव के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, या 2 पाई है, या 4 पाई है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इस सूरत में भी ये वेव जो है ये मिलेंगे इन फेज। और जब इन फेज मिलेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इनके ये कब होगा, जब दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, या 2 पाई के बराबर है, या 4। इसका मतलब है कि ये जो पाथ डिफरेंस देखे, ये इसको बिल्कुल ये ना समझे कि लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई, लेकिन इसका जो इफेक्ट है 1 वेवलेंथ, इसको अगर हम देखें तो ये जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है ये 2 पाई के बराबर है, राइट। तो ये दो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, राइट। अब हम थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा।
So destructive interference is the type of interference that occurs when wave meet destructively with each other. यानी जब ये दोनों वेव destructively meet करते हैं, right? When waves meet destructively. Destructive interference. ये कब होगा? When waves meet destructively. डिस्ट्रक्टिवली कब मिलेंगे? यानी इसका मतलब है कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट विद ट्रफ ऑफ अदर वेव्स। यानी एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरे के ट्रफ या एक का ट्रफ जो है दूसरे के क्रेस्ट के साथ मिलेगा। तो इस सूरत में ये एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस नहीं बल्कि कैंसिल करेंगे। मिसाल के तौर पर इधर देखिए, ये हमारे पास एक वेव है, ये दूसरा वेव है। अब इस वेव का क्रेस्ट है और यहाँ पे क्या है? ये ट्रफ है। जब ये दोनों मिलेंगे क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये इधर जिस तरह हमने देखा था, राइट, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। अब क्या होगा? अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये जीरो हो जाएगा, राइट। और ये कब होता है? ये इस वक्त होता है when waves meet out of phase with each other. out of phase with each other right? अब ये आउट ऑफ फेज कब मिलेंगे? जब पाथ डिफरेंस बराबर होगा दो वेव्स के दरमियान लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, यानी आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, आड हाफ मल्टीपल, राइट, आड हाफ मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, राइट। तो ये जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, राइट। यानी इसको हम 2n-1 भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये लेमडा बाई 2 है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेव जो है वो ये है और दूसरा वेव जो है, इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है? वो है लेमडा बाई 2। दूसरा वेव ये है, ये जो पाथ है ये लेमडा बाई 2 के बराबर है। यानी इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितनी है? लेमडा बाई 2। अब क्या होगा कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ मिलेगा, राइट। और ये जाके इसी तरह होगा कि क्रेस्ट ट्रफ। तो अब इस सूरत में जब ये दो वेव्स मिलेंगे तो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, राइट, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। तो इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, ठीक है, 3 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। या अगर हम इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस बात करते हैं, फेज डिफरेंस, तो ये कब होगा? जब दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस पाई के बराबर हो या 3 पाई के बराबर हो, यानी आड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर हो, तो इस वक्त ये क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, लेमडा बाई 2 यानी आड हाफ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ और आड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो इस सूरत में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। अब एक दो पॉइंट्स याद रखिए कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव रिमेन द सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स रिमेन दी सेम। यानी मतलब अगर इंटरफेरेंस से पहले इसकी कोई वेलोसिटी है तो इंटरफेरेंस के बाद भी वेव्स की वेलोसिटी यही रहेगी, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, ठीक है। So the frequency and the velocity of the wave remain same, right? In case of interference, in case of interference, frequency and velocity of wave remain
यानी ये तो कंडीशन में हमने बताया था कि when the two wave having the same frequency, same velocity, moving through the same medium in the same direction, so ये जो दोनों waves की velocity है, it will remain the same, frequency remains the same, right? तो अगर दूसरी बात जो है कि एम्पलीट्यूड के हवाले से, एम्पलीट्यूड के हवाले से बात में ये करना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, यानी इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन नहीं है कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इट इज नॉट अ कंडीशन, राइट? मतलब देखिए हमारे पास अगर एक वेव इस तरह है से इसका एम्पलीट्यूड जो है, लेट्स से इट्स एम्पलीट्यूड इज 1, और दूसरा वेव हमारे पास इस तरह है जिसका एम्पलीट्यूड इससे बहुत ज्यादा है, तो इस सूरत में भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी का बराबर होना जरूरी है, तो इस सूरत में भी देखें ये दोनों जब मिलेंगे, मिसाल के तौर पर इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा इसका एम्पलीट्यूड 3 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर होगा। ये इस तरह भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेव है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता दिया, और दूसरा वेव अगर हमारे पास इस तरह है, राइट, दूसरा वेव हमारे पास इस तरह है, तो इस सूरत में अगर एक का एम्पलीट्यूड दूसरे से कम है या ज्यादा है, तो मतलब डजेंट मैटर, यानी एम्पलीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा हो सकता है, राइट? तो अब हम जाके थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं, स्टेशनरी वेव्स, राइट? थोड़ा सा स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करते हैं कि स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स को डिस्कस करते हैं, राइट? व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स, राइट? so it is basically it is basically the waves produced by superposition of two waves having same frequency moving with the same velocity through the same medium in exactly opposite direction। इंटरफेरेंस में हमने इसी तरह का डिफिनेशन किया था, लेकिन हमने सिर्फ ये था कि इंटरफेरेंस में both waves are moving in the same direction। इसमें क्या है कि they are moving in exactly opposite direction, so the wave so produce, they are called stationary wave, they are called stationary wave। इसको stationary wave इसलिए कहते हैं कि they do not carry the energy from one point or one place to another place or point like a traveling or progressive wave। progressive wave क्या में क्या होता है कि वो waves जो एनर्जी को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में, तो उसको हम प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव है, दे जस्ट श्रिंक एंड एक्सपेंड on their own position without moving in any specific direction, that is why they are called stationary or standing wave, and they do not carry energy। for example हमारे पास देखिए, यानी अगर हमारे पास से ये हमारे पास एक वेव है, राइट, और ये हमारे पास दूसरा वेव है, ये ट्रेवल करते हैं, यानी ये वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये दूसरा वेव जो है इस डायरेक्शन में। तो व्हेन दे मीट, सो लेट्स से दे मीट एट दिस पॉइंट, दे मीट एट दिस पॉइंट, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये पूरा एक लूप सा बन जाएगा, एक लूप सा बन जाएगा, एक लूप बन जाता है। सो दे जस्ट श्रिंक एंड एक्सपेंड, श्रिंक and expand without moving in any direction, without moving in any direction, in any direction, like traveling wave, don't carry energy, don't carry energy from one place to other place, from one place to other place, right?
टू अदर प्लेस। अब ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। यानी ये वो वेव्स है जो प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव के सुपरपोजिशन है, प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। यानी वो वेव्स जो ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वो वेव्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ longitudinal station longitudinal traveling wave। तो ट्रांसवर्स वेव स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव। और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवलिंग वेव्स, राइट। तो इन वेव्स में क्या होता है, अगर इधर आप देखें इस वेव्स में ये जो पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एंटी नोड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एंटी नोड। यानी ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, राइट, ये भी एंटी नोड्स है। एंटी नोड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम displacement. Anti-node is the point of maximum displacement. The point of maximum displacement, right? इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होती है। नोड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड। नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। नोड इज द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इज द पॉइंट ऑफ जीरो और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो जिस तरह हम ट्रांसवर्स वेव में यानी ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव या मकैन जो दूसरे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें हम क्रेस्ट और ट्रफ डिफाइन करते हैं या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन डिफाइन करते हैं। इसी तरह स्टेशनरी वेव में हमारे पास नोड और एंटी नोड होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड और एंटी नोड्स और एंटी नोड, यानी एक नोड से लेके दूसरे नोड तक डिस्टेंस, मिसाल के तौर पर ये हो गया, या एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड, यानी दो एंटी नोड्स या दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो बराबर होता है लिम्डा बाई 2 के। यानी एक नोड से लेके दूसरे नोड तक। अब देखे, अगर इधर आप देखे तो ये पूरा वेवलेंथ यहाँ तक है। पूरा एक वेवलेंथ जो है वो यहाँ से शुरू हो कि पॉइंट नंबर 1 से शुरू हो कि पॉइंट नंबर 3 तक है। यानी 1 2 3 यहाँ से शुरू हो कि यहाँ तक है। लेकिन अगर नोड से नोड तक आप डिस्टेंस देखे तो ये लिम्डा बाई 2 के बराबर है। नोड टू नोड और एंटी नोड टू एंटी नोड, यानी एक एंटी नोड से लेके दूसरे एंटी नोड, दो कंसेक्टिव नोड या दो कंसेक्टिव एंटी नोड के दरमियान
जो डिस्टेंस है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होती है। इसी तरह अगर आप नोड से लेके एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड टू एंटी नोड ये कितना होता है, ये होता है λ/4। यानी आप अगर देखें ये डिस्टेंस है, ये भी λ/4 के बराबर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी λ/4 के बराबर है, ये भी λ/4 के बराबर है, इसी तरह ये भी λ/4 के बराबर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive node or two consecutive antinode is equal to λ/2. The distance between antinode, so node and antinode or antinode and node ये बराबर है λ/4 के। तो अब हम कुछ दो तीन एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। Standing or stationary waves. The superposition of two waves having same frequency and amplitude moving with the same velocity through the same medium in exactly opposite direction. So it is called standing wave. In a stationary wave, the velocity of the particle at the node, is zero. In a stationary wave, the distance between the node and the consecutive antinode. अब इसमें नोड और इंटीनोड के बारे में पूछा गया, तो नोड और इंटीनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/4 के बराबर है, λ/4। In a stationary wave, the distance between the two consecutive nodes or consecutive antinode, तो ये λ/2 के बराबर है। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि एक नोड से दूसरे नोड या एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक। In a stationary wave, there is no net transfer of energy. Energy is constant and all the point phase is the same for all the points. So basically, there is no net transfer of energy from one place to other place. Waves produced by the superposition of the two progressive transverse waves. Produced by the two progressive transverse waves, they are called transverse stationary waves. जिस तरह मैंने बताया भी है शुरू में कि there are two type of stationary wave: transverse stationary wave, longitudinal stationary wave. Longitudinal stationary wave produce होते हैं by the superposition of longitudinal traveling wave. Transverse stationary wave produced by the superposition of transverse traveling wave. तो इससे रिलेटेड स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है ऑर्गन पाइप और दूसरा है वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो इस एक केस में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे केस में लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।